Okay, so the next part of the chapter is the next theory. So हमने लुईस कोसेल अप्रोच कर लिया, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ये ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, फिर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ वगैरह वगैरह डिस्कस किया. अब हम लोग बात करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी की. वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, हमने अभी मार्क भी किया थोड़ी देर पहले कि लुईस कॉन्सेप्ट जो था उसमें ज्योमेट्री नहीं समझाई गई थी, शेप नहीं समझाया गया था मॉलिक्यूल्स का बिल्कुल भी. तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. आप बोलोगे हाँ सही बात है, वैलेंस यानी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो बॉन्ड्स बनाते हैं. सारे के सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं क्या? नहीं, कुछ लोन पेयर भी रहते हैं कि मतलब है आउटर मोस्ट शेल में फिर भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. तो बॉन्ड पेयर हुए और लोन पेयर हुए, दो टाइप के हो गए. सिडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे और पावेल दोनों. तो जैसे वहां पे लुईस एंड कोसेल थे, यहाँ पे सिडविक एंड पावेल हैं. उन्होंने बोला कि भाई रिपल्शन होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन तो होगा ही. आप बोलोगे हाँ सर होगा, नेगेटिव है दोनों, रिपल्शन तो होगा ही भाई, सारे इलेक्ट्रॉन ही आपस में नेगेटिव है तो रिपल्शन होगा. तो इसको उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की थियरी. बट दिस थियरी वाज फर्दर डेवलप्ड एंड रीडिफाइंड बाय नाइहोम एंड गिलेस्पी. तो ये जो साइंटिस्ट के नाम है ये भी आपको फैक्चुअल में याद करने. इस चैप्टर में अच्छी बात ये है कि हर एक जगह पे कपल, ऐसे कपल मतलब नॉट कपल लाइक, बट ऐसे जोड़ी में है, पेयर्स में है साइंटिस्ट. लुईस कोसेल, सिडविक पावेल, नाइहोम गिलेस्पी, है ना. आगे आएगा पॉलिंग स्लेटर, वैसे बहुत सारे हैं. तो कॉम्बिनेशन में तो याद करने में आसानी होती है. VSEPR क्या थियरी क्या थी, अगेन यू कैन जस्ट रीड, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें एक्सप्लेन करने जैसा ऑनेस्टली कुछ नहीं है, बकवास है इनफैक्ट. ठीक है, एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है. आई विल गिव यू द इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द समरी ऑफ व्हाट इट सेज. द थियरी सेज लोन पेयर रिपल्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन. ये है इस थियरी का जो जिस्ट. अगर हम लोग समरी बोले कि पूरा थियरी पढ़ने के बाद आपको किसमें से क्या समझ में आएगा, क्या आप पिकअप करोगे, तो आप ये पिकअप करोगे. ठीक है, अगर ये पूरी थियरी को अगर मैं देखूं तो आप ये पिकअप करोगे इसमें से, ये लाइन लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन. ठीक बात. क्यों, क्या, कैसे, लेट्स सी. अगर मैं ऐसे देखूं कि कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया मैंने जिसमें लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी, जैसे कि क्लासिक एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर लगे हुए हैं. तो हम देखेंगे कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड पेयर है और ये जो बॉन्ड पेयर, तो ये बॉन्ड पेयर 1 हुआ, ये बॉन्ड पेयर 2 हुआ. इन दोनों के बीच में आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा. तो ये दोनों एक दूसरे को जितना मैक्सिमम दूर पॉसिबल है धकेलेंगे. सेम वे ये लोन पेयर 1 है, ये लोन पेयर 2 है. ये लोन पेयर इसको भी दूर फेंकेगा, इसको भी दूर फेंकेगा, इसको भी दूर फेंकेगा. बट लोन पेयर दूसरे लोन पेयर से ज़्यादा रिपेल होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर से थोड़ा कम रिपेल होगा, और बॉन्ड पेयर से थोड़ा कम रिपेल होगा. तो यानी कि दोनों लोन पेयर्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेंगे, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेंगे, फिर बॉन्ड पेयर थोड़ा और कम डिस्टेंस होगा, तो काम चल जाएगा. इससे आपके मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन होगा. बहुत बच्चे कई बार ये पूछते हैं कि सर फिर अगर ऐसा ही है तो आप ऐसा बनाओ ना वाटर मॉलिक्यूल को, ऐसा बना दो, ये तो बेस्ट है, सबसे दूर हो गए. गलत, क्योंकि यहाँ पर आप उसको लीनियर मान रहे हो, बट एक्चुअली वो ऐसा तो है नहीं ना, 2D स्ट्रक्चर थोड़ी है, ये तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, राइट. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑल्सो नोट. कई बार बच्चे बोलते हैं हाँ सर ऐसा बना दो ना लाइन से. नहीं, ऐसा नहीं होता. आप अपने मन से उसको 2D नहीं बना सकते, हम 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं ऑब्वियसली. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन डायग्राम्स में. देखो BF3, CH4, PCl5 एंड हाउ द बॉन्ड्स आर एंगुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वो आपको समझ में आएगा. And those angulations you can study with respect to these bond angles. ये मैंने bond angle की बात की ऑलरेडी, कोई आइडिया है.
तो ये जो है रिपल्सिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वो रहा लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अच्छा, दिस साइड कि लोन पेयर रिपल्शन जो ज्यादा है, ठीक है, लोन पेयर रिपल्शन जो ज्यादा है उसका कारण क्या है, ये भी समझना है। क्यों ऐसा है कि भाई एलपी का ज्यादा है, क्यों? सेड लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड ओनली ऑन द सेंट्रल एटम मेनली, बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड। तो इफेक्ट किसका ज्यादा? जो एक पेयर की जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसका इफेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, राइट? तो दिस रिजल्ट्स इन ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस हो गई भाई। सो आइडियल शेप से इनका जो डिविएशन है वो हमको पता चलता है बेस्ड ऑन दीज रिपल्शन। तो पहले तो आइडियल शेप पता होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को आइडियल शेप ही नहीं पता। तो आइडियल शेप्स क्या है, ये इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पोर्शन है जो आपको पता होना चाहिए। आइडियल शेप्स कौन से AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 मॉलिक्यूल्स के लिए लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल रिस्पेक्टिवली। 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे ही 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 ज्योमेट्री पहले आपको लर्न करनी पड़ेगी। क्या लर्न करना है? बहुत सिंपल है, देखो मैंने क्या बोला, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, 2 से लेके 6 तक। ये लीनियर होगी, ये ट्राइगोनल प्लेनार होगी, ये टेट्राहेड्रल होगी, इसकी ज्योमेट्री, ये ट्राइगोनल पिरामिडल होगी, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, और ये लास्ट वाली ऑक्टाहेड्रल। ये पहले समझ लेना, ये आइडियलाइज शेप्स है, ये आइडियल शेप्स है कि अगर ये ऐसा टाइप का मॉलिक्यूल है तो ये ऐसा होना चाहिए। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर हम बोले AB2 तो आप बोलोगे अच्छा सी, अरे AB2 अगर हम बोले तो आप बोलोगे C2H2, जैसे कि एसिटली। AB3 अगर हम बोले तो आप बोलोगे BF3 या NH3, ठीक है, NH3 बोल लो, अमोनिया, ठीक है। AB4 CH4 क्लासिक एग्जांपल, मीथेन। AB5 PCl5 उसका एग्जांपल ले लो, ये SF6 उसका एग्जांपल ले लो। तो यहाँ पर ये आइडियलाइज शेप्स हैं, बट क्या ये आइडियल शेप्स हर जगह फॉलो होंगे? आंसर है नो। हम एक्सपेक्ट करेंगे आइडियल शेप्स फॉलो हो, बट एक्चुअली ये फॉलो नहीं होंगे। क्यों नहीं फॉलो होंगे? बिकॉज अगर लोन पेयर्स आ गए, कहीं पे भी लोन पेयर्स इन्वॉल्व हुए, तो उन लोन पेयर्स की वजह से डिस्टॉर्शन हो जाएगा, यानी आइडियल नहीं रहेगा, नॉन आइडियल शेप्स दिखेंगे, डिविएशन दिखेगा। तो इसकी वजह से हम लोग ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रिडिक्ट करेंगे देखते हैं। तो एग्जांपल जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं तो BAB लीनियर है, एग्जांपल PeCl2 HgCl2 अभी बताया। तो यहाँ पर आप सिंपल ऐसा एग्जांपल फंडा लिख लो, एग्जांपल AB2 टाइप के मॉलिक्यूल, सिंपल। बोलोगे ओके। तो सेम चीज जो मैंने ऊपर लिखी मैं उसको फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ। ट्राइगोनल प्लेनर एग्जांपल BF3, फंडा क्या? AB3। आप बोलोगे ठीक है। बॉन्ड एंगल मार्क करते जाओ, 180 120, ठीक है। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हुए, 4 बॉन्ड्स हुए, 109, ये इंपॉर्टेंट है, 109.5। अब यहां पर आप नोट करो तो मैंने बोला कि भाई CH4, बट देर आर नो लोन पेयर्स, देर आर नो लोन। अभी मैं आइडियल वाले बता रहा हूँ, आइडियल वाले, ये AB4, ये AB5, और ये लास्ट है SF6 यानी कि AB6। सबको पता है, इजी, अभी लिख दिया था मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है। बॉन्ड एंगल्स इसमें भी ज़्यादा करके आपको 90 मिलते हैं, ठीक है।
इसमें अगेन आप देखेंगे तो दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड एंगल मिल रहे हैं, 90 भी मिल रहा है, 120 भी मिल रहा है, ये नोट करने वाली बात है। खैर, लोन पेयर के आने से क्या फर्क पड़ने वाला है देखते हैं। तो इसमें आपको क्या याद करना है, इसमें आपको ज्यादा फंडे याद नहीं करने, इसमें आपको सिर्फ याद करना है 2 1 3 1 ऐसे है, 2 1 3 1, 2 1 3 1 है तो बेंट, 2 1 है तो बेंट, 3 1 है तो ट्राइगोनल पिरामिडल। अच्छा, फिर 2 2 बेंट, फिर 4 1 सीसॉ, फिर 3 2 टी शेप, फिर 5 1 स्क्वायर पिरामिड, फिर 4 2 स्क्वायर प्लेनर। अब बच्चे बोलते सर ये 3 2 4 2 है क्या? 4 1 बोला तो 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ऐसा फंड है। ये बोला 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ये 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, ऐसा। अगर लोन पेयर नहीं है तो आइडियल वाले जो ऊपर बोले थे वो, और लोन पेयर हैं तो ये न्यू डिस्टॉर्टेड वाले, एक नए जो शेप्स बन रहे वो। पर रियलिटी देखा जाए तो आपको कौन से याद रखने, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, आपको कौन से याद रखने, आपको याद रखने सिर्फ टेट्राहेड्रल के वेरिएशंस। अगर आपको सच में देखना है कि आपको कौन सा याद रखना है तो आपको टेट्राहेड्रल के वेरिएशंस याद रखने हैं। टेट्राहेड्रल के वेरिएशंस मतलब सर देखो, CH4 में 4 बॉन्ड पेयर हैं प्लस 0 लोन पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री, 0.5 डिग्री, और बॉन्ड का शेप है टेट्राहेड्रॉन। बोलोगे ठीक है, मान लिया, ओके। फिर NH3 तो सारे सिंगल बॉन्ड ही हैं, बट यहाँ पे अभी भी 4 है, बट 4 को कॉम्बिनेशन कैसा है, 3 बॉन्ड पेयर हैं प्लस एक लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री 2.5 डिग्री से कम हो गया रिपल्शन की वजह से, बिकॉज ये एक लोन पेयर आया ना, लोन पेयर आएगा तो रिपल्शन बढ़ा देगा, अभी पढ़ा हमने VSEPR में लोन पेयर का रिपल्शन ज़्यादा है बॉस, तो ये आया, तो ये 107 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 107, और टेट्राहेड्रल से ये हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, क्या हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। अच्छा, तीसरा एग्जांपल ले लो, इसमें 2 लोन पेयर हो, H2O में क्या था, 2 बॉन्ड पेयर, अभी भी टोटल देख लो 4 ही है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, और 2.5 डिग्री कम कर लो, 107 में से। अभी आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था 104.5 है वाटर का बॉन्ड एंगल, तो पता चल गया, हैंस प्रूव हो गया। और ये है बेंट, यानी कि वी शेप्ड मॉलिक्यूल्स, क्या है बेंट और वी शेप मॉलिक्यूल। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि सेंट्रल एटम जो है ना, सब जगह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे जा रहे हैं, सब जगह क्या है sp3, तो sp3 विद 0 लोन पेयर टेट्राहेड्रल, sp3 विद 1 लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल, sp3 विद 2 लोन पेयर बेंट, इजी। sp3 विद 3 लोन पेयर नहीं आता। ये 3 ऑप्शन आपने, अगर 3 कॉम्बिनेशन आपने याद कर लिए तो आपके लिए मोर देन इनफ है बच्चे, ठीक, सिंपल। दूसरे मैंने जो मार्क किया आप रीड कर लो, याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है, ऐसा कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सेम उन्होंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है, 4 + 1 मतलब टोटल 5 है, 4 ये हैं बट एक लोन पेयर है। अब यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, देख लो कि भाई लोन पेयर के आने से थोड़ा सा रिपल्शन ये हो जाता है, चेंज हो जाता है एंगल, तो 120 एक्सपेक्ट किया था बट 119.5 हो गया, है ना। जैसे कि यहाँ पे 3 + 1, तो 3 + 1 का एग्जांपल अभी तो दिया, अमोनिया देखो NH3, और एग्जांपल का एंगल भी देख लो 107। तो टेक्स्ट बुक में बहुत कॉम्प्लिकेट करके दिया, मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया कि भाई sp3 विद 1 लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल, ये आपने याद करके जाना है। इसको भूल जाओ, ये फालतू है, ये इसमें से कंफ्यूजन होता है, AB 3E 2E ये सब फालतू, छोड़ दो। 3 + 1 याद रखो, टोटल 4 होने चाहिए, 3 + 1। वैसे ही सेम 2 + 2 अभी वाटर मॉलिक्यूल का करके दिया ना, क्या है देखो एंगल बेंट,
अब आप बोलोगे हाँ ये अब समझ में आ गया, सिंपल, ठीक है। सीसॉ एंड टी शेप पे क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते, टेट्राहेड्रल के वेरिएशन पे क्वेश्चंस आते। बाकी यू कैन रीड, इफ यू हैव डाउट्स यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बैंड थियरी नहीं है, वो सॉलिड स्टेट में आती है। बॉन्ड थियरी देख लो, वैलेंस बॉन्ड। मैंने अभी हाइड्रोजन की थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको वैल्यू याद रखनी है, एंथैल्पी की 436 किलो जूल और उसकी बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर, ये याद रखनी है हाइड्रोजन की। फ्लोरीन की नहीं याद रखें तो चलेगा। तो VSEPR में हम लोगों को एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या था देखते हैं। एडवांटेज ये था कि भाई शेप पता चला, जो लुईस ने नहीं बता पाया था। डिसएडवांटेज ये है कि वो सिंपल मॉलिक्यूल्स का देता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का नहीं दे पाता जो शेप है। तो उसके लिए हम लोगों ने और एक थियरी बनाई, वैलेंस बॉन्ड थियरी, और उसका भी एक बाप है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी भी वापस दो साइंटिस्ट, मैंने कहा था कि हर जगह दो दो साइंटिस्ट हैं, हिटलर एंड लंडन। कौन थे? हिटलर एंड लंडन। एंड लास्ट बाद में उनको और फर्दर, तो अगेन इंट्रोड्यूस बाय समवन एंड डेवलप्ड बाय समवन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नीट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इंट्रोड्यूस्ड बाय, गिवन बाय, डेवलप्ड बाय, रिफाइंड बाय। इंट्रोड्यूस या दिया किसने? अलग दो साइंटिस्ट थे, हिटलर एंड लंडन। मॉडिफाई किसने किया? पॉलिंग एंड स्लेटर। पॉलिंग के साथ कौन थे? स्लेटर भी थे। जैसा मैंने कहा ऑलरेडी कि इस चैप्टर में हर जगह दो दो साइंटिस्ट के ऐसे कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, पॉलिंग एंड स्लेटर भी थे, जैसे वॉटसन एंड क्रिक DNA के लिए है ना, बायो में। तो ये लोग जोड़ी में काम करते थे। अच्छा ये क्या बोलता है? ये बोलता है भाई अगर VBT को हमको समझना है तो हमको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी VBT को समझने के लिए। और वो बहुत सारी चीज़ों में सबसे पहला फैक्टर था कि अट्रैक्शन किस तरह से होता है। बॉन्ड बनना है तो दो चीज़ों में अट्रैक्शन होगा तो ही बॉन्ड बनेगा। तो उन्होंने बोला हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लो। उन्होंने बोला हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लो और ऐसा मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है, ऐसा मान लो कि ये हाइड्रोजन का एटम है और इस हाइड्रोजन एटम का सेंटर में उसका न्यूक्लियस है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा है। मैं पॉजिटिव स्पिन से दिखा रहा हूँ। अपवर्ड एरो मतलब पॉजिटिव स्पिन, डाउनवर्ड एरो मतलब नेगेटिव स्पिन। तो दोनों पॉजिटिव स्पिन है। अच्छा, दोनों हाइड्रोजन एटम बहुत दूर पे हैं, तो इसको मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो एक दूसरे के ऊपर ना ही अट्रैक्शन कर रहे हैं ना ही रिपल्शन कर रहे हैं। अगर मैं इनका डिस्टेंस कम करते जाऊँ, क्या कर दूं? इनका डिस्टेंस में, अगर इनका जो डिस्टेंस है वो मैं क्या कर दूं? कम करते जाऊं, ठीक है। तो समझो इसको इस तरह से कर दिया। अब सेम मैंने यहां पे लगा दिए। पहले बहुत दूर पे थे, अभी बहुत नजदीक आ गए, ठीक है। अब इनको और नजदीक लेके आओ। जैसे जैसे ये नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे इनके जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनका रिपल्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये नजदीक आ गए, तो जितने नजदीक आए तो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि ये दोनों जो न्यूक्लियस हैं और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये एक आइडियल डिस्टेंस पे पहुंचेंगे। और हाइड्रोजन के केस में वो आइडियल डिस्टेंस कितना था मैंने बता दिया, बहुत बार बता दिया, 74 पिकोमीटर था वो आइडियल डिस्टेंस। ये आइडियल डिस्टेंस पे पहुंचेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन था हमारा, ये अब अपनी जो स्पिन है उसको रिवर्स कर लेगा। ये अपनी स्पिन को क्या करेगा? रिवर्स कर लेगा। और स्पिन को रिवर्स करने से इसको फायदा क्या होगा कि अब जो ये रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहा था वो नहीं करेगा। अब ये साथ में बॉन्ड हो सकते हैं, क्योंकि अब स्पिन क्या हो गया? रिवर्स हो गया। बट वो स्पिन ऐसे ही थोड़ी रिवर्स हो जाएगा, उसके लिए वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो वो 436 किलो जूल एनर्जी रिलीज करेगा एक मोल में।
ये फंडा है बॉन्ड फॉर्मेशन का। ये तो थियोरेटिकल हो गया, इसका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। वैल्यू याद रखनी है हाइड्रोजन के लिए 74 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ, 436 बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक तो इन्होंने आपको पूरा ग्राफ बना के दे दिया भाई, पूरा लंबा चौड़ा ग्राफ बना दिया। बच्चे बोलते सर बहुत कुछ है पढ़ने को, कुछ नहीं है। देखो एनर्जी ये रही, कितनी है देखो 436। पहले रिपल्शन ज़्यादा था जैसे जैसे नज़दीक आते गए रिपल्शन कम हुआ, रिपल्शन कम हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ी, तो एनर्जी कम हुई। तो ये लीस्ट एनर्जी है, देखो ये लीस्ट एनर्जी क्या है 436 किलो जूल। मतलब कि ये दोनों दूर थे, अब ये दोनों नज़दीक आए और ओवरलैप किए, तो ये डिस्टेंस अब आइडियल हो गया। बट अब दोनों के नज़दीक आने के बाद 74 पिकोमीटर आने के बाद आप दोनों को और भी नज़दीक लाने की कोशिश करोगे ना, तो अब वापस रिपेल करेंगे। मतलब दूर थे तो रिपल्शन कम था, नज़दीक आए एकदम आइडियल डिस्टेंस पे आ गए, अब और करोगे तो फिर रिपल्शन को तो अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब 74 से ज़्यादा है तो भी मज़ा नहीं आएगा, 74 से कम है तो भी मज़ा नहीं आएगा। 74 आइडियल है। अगर आप उसके साथ ज़बरदस्ती करोगे कि नहीं तू 74 से और नज़दीक आ जा, तो क्या होगा, तो वापस से एनर्जी बढ़ने लगेगी। देखो यहाँ से ग्राफ नीचे आया फिर वापस ऊपर गया ना, तो एनर्जी फिर से बढ़ने लग जाएगी, तो वो आइडियल नहीं है। तो हमको किससे मतलब है, हमको ये वैल्यू से मतलब है, दैट इज दिस। एंड हमको ये वैल्यू जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है 74 पिकोमीटर, उससे मतलब है। ठीक है, ये फंडा याद करना है। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कर्व बोलते हैं। मिनिमम एनर्जी जो है वो मोस्ट स्टेबल, और कॉमन सेंस सबसे कम एनर्जी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इन्होंने बोला भाई ये एनर्जी और ये जो बॉन्डिंग हुई जिसमें आप एनर्जी की बात कर रहे हो कैसे हुई, तो ये हुए ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से। कैसे, ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से। अब ऑर्बिटल्स का ओवरलैप दो टाइप का हो सकता है, या तो सिग्मा या तो पाई, हमको मालूम है। अगेन इस पे हम लोग ज़्यादा माथा फोड़ी नहीं करेंगे, बहुत सिंपल चीज़ है ना। हॉरिजॉन्टल ओवरलैप is sigma. It's a single bond, it's a strong bond. Parallel overlap, parallel या vertical भी बोल सकते हो आप, is the pi. Pi sigma, sigma ऐसा हॉरिजॉन्टली, pi ऐसा वर्टिकली। पाई को रोटेट नहीं कर सकते, देखो टूट गया बॉन्ड, टच जो है दोनों का छूट गया। सिग्मा को रोटेट किया ना तो वे टच करके ही रोटेट होता है। देखो रोटेट करते हो टच रहता है, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं छोड़ रहा कितना भी मैं रोटेट करूं। बट ये वाला रोटेट करने गया, अब आप बोलोगे सर ऐसे रोटेट, ऐसे नहीं करना है। रोटेट मतलब रोटेट इन दिस, ये ऐसा है ना। पाई रोटेट नहीं होता इसलिए ब्रेक हो जाता है, पाई वीक है, सिग्मा स्ट्रांग है। सिग्मा हॉरिजॉन्टल, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दो, फालतू है, उसके ऊपर मत जाओ, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे कभी। इंपॉर्टेंट बात समझो, ओवरलैप का कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, जितना ज्यादा ओवरलैप आइडियली उतना ज्यादा स्ट्रेंथ। बट आइडियल डिस्टेंस पे आने के बाद, यानी बॉन्ड लेंथ अचीव कर लिया आपने, उसके बाद और ज्यादा ओवरलैप करने गए, तो बच्चों का ये हमेशा मेरे को सवाल होता है कि सर अभी तो आपने बोला कि एक्सटेंट ओवरलैप बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ओवरलैप आइडियल तक पहुंचा दिया, बस आइडियल के बाद और ओवरलैप बढ़ाओगे, जैसे अब ये इतना ओवरलैप आइडियल है, मैं बोलूँ ये कुछ नहीं था ओवरलैप, यहाँ पे इतना आइडियल हुआ, अब मैं और बढ़ाऊंगा तो रिपल्शन फिर से, अभी मेरी उंगलियां यहाँ तक पहुंच गई, समझो ये मेरा आइडियल हो गया, ठीक है परफेक्ट, यहाँ पे बैठ गया। अब मैं और पुश करूंगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगी, रिपल्शन बढ़ेगा और मुझे ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। समझे बात को? अच्छा ऑपोजिट स्पिन तो चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी। एक पॉजिटिव स्पिन है तो एक नेगेटिव स्पिन तो चाहिए, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होगा? द ओवरलैप, यहाँ पे इन लोग ने ना ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया इस पूरे सिचुएशन को, एनसीईआरटी पे ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया। पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप, घटिया फालतू। आज तक आप कोई भी नीट का पेपर उठा के देख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया और नहीं आएगा। आपको क्या समझना है, जैसा मैंने कहा हॉरिजॉन्टल पैरेलल, ये समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है वो बता दिया। दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो किस ऑर्बिटल के बीच में हो रही है, ये समझना है।
ये नहीं समझ पाते बच्चे। अगर ओवरलैपिंग हो भी रही है तो किस ऑर्बिटल के बीच में हो रही है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो लेट्स से इफ समबडी आस्क्स यू कि भाई CH4 में कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, अब बोलोगे ठीक है, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है 4, हर हाइड्रोजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलोगे ठीक है भाई। तो ये जो हर हाइड्रोजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये हर एक हाइड्रोजन का जो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के कौन से सब शेल में है, वो 1s में है। तो हाइड्रोजन को तो मैं ऐसे बना दूंगा सर्कल से, क्योंकि वो s सब शेल की बात कर रहे हैं, बोलोगे सही है। कार्बन के जो 4 हैं वो 2s में थे, 2p में थे, तो शेप सर्कल बनाऊं कि लोब बनाऊं, कंफ्यूजन है। बात समझ में आ रही? बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, तो वो 2s2 2p2 है ना, तो 2s के 2p के, तो कार्बन का सर्कल बनाऊं कि लोब बनाऊं? कुछ बच्चे बोलते सर आधा सर्कल बनाओ आधा लोब, बकवास। There has to be uniformity. Why there has to be uniformity? Because all 4 bonds have to be the same. अगर 2 सर्कल और 2 लोब होंगे तो सेम कैसे होगा? सेम एनर्जी सेम लेंथ वाले चाहिए। तो इसके लिए हमको ऐसा कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा जहाँ पे कार्बन के जो 4 लोब्स आएंगे इनसे ओवरलैप करने के लिए हाइड्रोजन से, वो चारों लोब्स एक जैसे दिखें, या तो वो चारों सर्कल हो, चारों लोब्स हो, जो भी हो, बट एक जैसे हो। ये कॉन्सेप्ट क्या है दिमाग में? तो वो बोले ठीक है, इसका मतलब कि हमको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ पे जो वो 2s और 2p थे वो मिल जाए। s का एक ऑर्बिटल था, p के 3 थे, तो एक s और 3 p जो थे, या 4 इलेक्ट्रॉन थे उनमें, वो मिल जाए और कुछ मिक्स करके ऐसा बनाए कि इक्वलाइज हो जाए। दैट कॉन्सेप्ट वाज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। सो टू अंडरस्टैंड द बॉन्डिंग पैटर्न्स वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। This honestly, this part, as I said, you can just read, and if you don't want to read, you can conveniently skip it from the NEET point of view. It is nonsense. छोड़ दो. That does not mean that I'm not going to teach you or whatever. You read it. If you don't understand, come back and ask. I'll explain. Let's not waste time. Types of overlapping अभी मैंने बता दिया, सिग्मा है और पाई है। तो सिग्मा हॉरिजॉन्टल है और पाई पैरेलल है। अब सिग्मा में भी इन्होंने देखो सब क्लासीफाई कैसे किया। एस और एस का हो सकता है, एस और पी का हो सकता है, पी और पी का हो सकता है। कॉमन सेंस, एस एस, एस पी, पी पी। अब बच्चे पूछते सर डी क्यों नहीं? डी का बॉन्डिंग पैटर्न कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में आता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएंगे, यहाँ पे नहीं, छोड़ देने का, इतना बात करो, है ना। हम पीएचडी थोड़ी कर रहे हैं केमिस्ट्री में, 12वीं का है यार ये। बच्चों के सवाल अजीब होते हैं, सर डी ब्लॉक का बताओ, डी ब्लॉक का। पहले तो पी तो समझ ले बेटा, और जो नीट में आने वाला है वो तो देख ले, है ना। फिर करेंगे ना अपन पीएचडी की बातें करेंगे, बड़ी बड़ी हाई फाई, कोई बात। सो पाई बॉन्ड में क्या होता है? पैरेलल, अभी बता दिया भाई। ऑर्बिट पैरेलल भी बोल सकते हो, साइडवेज भी बोल सकते हो, वर्टिकल भी बोल सकते हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है यहाँ पे, जब ये पैरेलल हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गई, तो 2 सॉसर शेप्ड क्लाउड बनी। बच्चों को ये थोड़ा समझ में डिफिकल्टी होती है कि सर हुआ तो ओवरलैप, तो ये ऐसा हुआ कि ये 2 आए ऐसे, एंड देन वो कोलैप्स होकर प्लेन के ऊपर और नीचे 2 सॉसर शेप्ड क्लाउड्स बना दिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। द होल आइडिया ऑफ बॉन्डिंग इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, कि इलेक्ट्रॉन्स की एक पूरी चद्दर बन जाती है आसपास, न्यूक्लियस के आसपास। स्ट्रेंथ ऑब्वियसली मैंने बता दिया, सिग्मा स्ट्रॉन्ग, पाई पुअर, इजी याद रखने के लिए। सिग्मा स्ट्रॉन्ग, पाई पुअर, मतलब पाई जो है वो वीक है, वो तो ठीक है। एक स्टेटमेंट ऐसे पहले आई हुई है नीट एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू वाली, कि भाई अ पाई बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ऑब्वियसली सच बात है, जब तक सिग्मा ना बने तब तक पाई नहीं बन सकता, पहले सिग्मा बनेगा उसके बाद ही पाई बनेगा, सीधी बात है।
सो सिग्मा अगर बनेगा उसके बाद ही पाई बन सकता है, पाई अकेला नहीं बन सकता, ये लॉजिक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन ये टर्म का लिटरल मीनिंग क्या है? इसका लिटरल मीनिंग है मिक्सिंग। लिटरल मीनिंग क्या है इसका? मिक्सिंग। ठीक है, किसने बताया था? तो पॉलिंग, जो पॉलिंग एंड स्लेटर वाले थे ना, मैंने बताया था, पॉलिंग ने बताया था हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। न्यू ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे वहाँ रेजोनेंस में किया था, रेजोनेंस हाइब्रिड, दो अलग अलग पैटर्न थे, मिक्स करके बना दिया तो हाइब्रिड। वैसे यहाँ पे भी, जैसे बायो में डोंकी एंड हॉर्स, म्यूल, हाइब्रिड। मेंडल्स लॉज में किया, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, टॉल, डॉर्फ, कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। खैर, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी बहुत लंबा चौड़ा थियरी दिया हुआ है। मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। आपको हाइब्रिडाइजेशन सीखनी है सिर्फ 3 टाइप की, सिर्फ 3, sp3, sp2 और sp। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर sp2d, spd2, वो भी सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो टाइम पास नहीं करेंगे। इस चैप्टर में आपको ये 3 पता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट, पहले ये समझ लो। इसके बाद हम लोग वो लास्ट जो 3 टाइप है, जो आइडियल वाले थे ना 5, वो सारे कवर करेंगे, उसका आप चिंता मत करो। ठीक है, sp3 में क्या फंडा है? 1s और 3p। नाउ व्हेन आई राइट 1s एंड 3p, देयर आर सम स्टूडेंट हु डोंट अंडरस्टैंड। कितनी भी बार बताओ वो बेवकूफ़ी ही करते हैं। ये 1s, 2s, 2p, 3s, 3p वाला, ये और ये नहीं। ये व्हेन आई राइट 1s एंड 3p, दैट डज नॉट मीन कि यहाँ पर आई मीन 1s ऑर्बिटल प्लस 3p ऑर्बिटल्स। ठीक है, इट डज नॉट मीन नंबर 1s एंड 3p, नो, इट मीन्स s का 1, p का 3, ऐसा है। तो लेट्स टेक कार्बन फॉर एग्जाम्पल। मैं कार्बन को ही क्लासिक एग्जाम्पल मान के आपको ये पूरा एग्जाम्पल समझाता हूँ, तीनों बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। कार्बन को मैंने 6, 2,4, 1s2, 2s2, 2p2 मान लिया। पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन में ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। 2 अलग अलग एटम में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, गधे जैसी बात नहीं करनी। 2 अलग अलग एटम में हाइब्रिडाइजेशन विद इन द एटम होगा, पहली बात। दूसरी बात, विद इन द सेम ऑर्बिट, यानी विद इन द सेम शेल होगा। यानी कि 1s और 2p में हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। 2s और 2p में हो सकता है, क्योंकि ये दोनों सेम शेल को बिलोंग करते हैं। बाजू बाजू में कुछ, एक दोनों की औकात होनी चाहिए मिलने के लिए, कुछ मैच होना चाहिए। ऐसा रैंडम नहीं 1s और 5d मिला दूंगा, ऐसा नहीं होता, वो बकवास है। और वो सब लॉजिक लेके सवाल भी नहीं बनते और पूछना भी मत, वो फालतू लॉजिक है। इसमें ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे तो फंस जाओगे। सिंप्लीफाई करो, क्या है? 1s2, 2s2, 2p2। बोलोगे ठीक है भाई, इसके हम लोग डब्बे बनाते हैं, डब्बे बोले तो ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाते हैं। We draw this 2s2, टू एस टू 2p2। ठीक है, अब देखा जाए तो ये जो है इस तरह का सेम यहां पर मैं बना देता हूं। ठीक है, सब बना दिया। अब सब जगह पे शुरुआत में तो ये ऐसा ही था ना, 1s2 और 2p2। ठीक है, आप बोलोगे ओके ये तो सही है। अब फंडा क्या है कि अब फंडा क्या है, देखो
सो सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन होते वक्त ये ओरिजिनल को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ओरिजिनल को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब भाई वो अपनी औकात में, अपनी ज़मीन पे ज़्यादा उछल नहीं रहा, ये उसका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप बोलोगे हाँ बरोबर है, आपने ऊपर तो बनाया, लिखा तो है 2s2 2p6। ग्राउंड स्टेट किसका? मैंने क्या बोला? ओनली आउटर मोस्ट शेल का। हाइब्रिडाइजेशन में ज़्यादा दूर नहीं जाना है, आउटर मोस्ट शेल की आपस की बात करनी है। मिक्सिंग किसकी होगी? आउटर मोस्ट शेल की ही बात। ठीक है, ग्राउंड स्टेट हो गया। फिर हम लोग उसमें से जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो जाएगा? वो अनपेयर हो जाएगा। समझो, एक्साइटेड स्टेट में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो जाएगा? वो अनपेयर हो जाएगा। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे दिखेगा? तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये वाला, कौन सा? ये वाला, ये जिसको मैंने येलो में मार्क किया, ये अब अनपेयर हो जाएगा। तो देखना, ये 1 2 3 4, तो अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। सब जगह पे एक्साइटेड स्टेट ये है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि अब 4 अलग अलग ऑर्बिटल्स हुए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड बनाने की पैटर्न मिल गई। क्योंकि आप पहले देखेंगे तो पहले तो यार 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, बट कार्बन की वैलेंसी तो 4 है ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका बहुत बड़ा बेस है कार्बन के कंपाउंड्स को समझने के लिए। क्योंकि हमको बचपन से बताया जा रहा है कार्बन टेट्रावैलेंट है, बट इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो 2 ही, ग्राउंड स्टेट वाली के हिसाब से तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे यार। तो कैसे 4 बॉन्ड बना रहा है? तो ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझोगे तो 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है नहीं समझ में आएगा, राइट? बोलोगे ठीक है चलो मान लिया, हमने समझ में आ गया। अब क्या? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आखिरी पर बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब ये 4 ऐसे बन गए, तो अब इसमें कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे? S का 1 और P के 3 थे, अब ये कंबाइन हो जाएंगे 4। S का 1 ऑर्बिटल था, P के 3 ऑर्बिटल थे ना, तो ये 4 बन गए। तो 4sp3 टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स ये बने। कैसे sp3? एक S और 3p से बने। तो अब ये चारों इक्वल हो गए, मिक्स हो गए, सबकी एनर्जी सेम, बॉन्ड एंगल सेम, बॉन्ड एनर्जी सेम, बॉन्ड एंगल सेम, सब कुछ सेम। बोलोगे ठीक है। व्हाट अबाउट हियर? लेट्स चेक। तो यहां पर एक S ने बोला कि भाई मेरे को सिर्फ 2 P से ही मिलना है, तो एक P को अकेला छोड़ दिया। तो यहां पर 1 2 3 और ये अकेला रह गया, समझे? तो बोलोगे सर फिर फर्क क्या हुआ? पहले भी 1+3 का कॉम्बो था, अभी भी 1+3 का कॉम्बो है, बरोबर। पहले ये अकेला 2s था, तो ये 2p के 3 थे, 2px 2py 2pz। बट अब जो ये 3 बने, तो ये 3 कैसे बने? ये 3sp2 ऑर्बिटल्स बने। चेक करो, एक s और 2p के कॉम्बिनेशन प्लस 1 अनहाइब्रिडाइज्ड, है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया। अब समझ में आएगा, क्लियर? और लास्ट, ये तो इजी, अब सबको समझ गया होगा, ये 2 और 2 अनहाइब्रिडाइज रह गए। अब मैं ये दोनों अलग अलग बनाया, बहुत सारी बुक्स में आपको सेम एक साथ ही मिलेंगे। मैं जानबूझ के साथ में नहीं बना रहा हूँ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा नहीं बना रहा हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाओ अलग बनाओ या सेम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं अलग बना रहा हूँ ताकि आपको समझे कि ये अनहाइब्रिडाइज रह गए, ये मिक्स नहीं हुए। 4 थे, अब ऐसे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे? 2sp, एक s और एक p के कॉम्बिनेशन से मिले 2sp ऑर्बिटल्स प्लस 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। अब लास्ट एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, इससे एकदम क्लैरिटी आ जाएगी
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, sp3 हो या sp2 हो या sp हो, ठीक है, ये नोट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स will form sigma bonds and unhybridized orbitals will form pi bonds. ये रूल याद रखो, लाइफ सेट है, बहुत आसान। तो कोई आपको पूछे कि भाई CH4 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, देख लो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड थे, sp3 4 बॉन्ड, 1 s 3 p, खत्म, कोई लोन पेयर तो है ही नहीं, बात ही खत्म हुई। कोई आपको पूछे C2H4, कोई भी कार्बन उठा लो, सिग्मा 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 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, तो 3 हाइब्रिडाइज थे, कौन से, sp2 वाले, और एक अनपेयर्ड था, एक पाई बॉन्ड था, टोटल कितने, 4 तो बने, तो बरोबर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन खत्म। और इसको भी हम लोग इतना सारा डिटेल में तो जाते नहीं, हम तो सिंपल याद रख लेते हैं, सिंगल बॉन्ड का मतलब sp3, डबल बॉन्ड का मतलब sp2, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब sp। बट वो कैसे आया, क्यों आया, ये आपको अभी समझ में आया होगा कि भाई ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी, भाई ये पाई बनाएगा, ये पाई बनाएगा, और ये वाला सिग्मा बनाएगा। तो कार्बन का ये वाला सिग्मा बनाएगा दूसरे कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन के दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बनाएगा, ये वाला हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बनाएगा, और ये दोनों उसी कार्बन के साथ पाई बनाएंगे, तभी आपको C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H और H ऐसा मिलता है। अब ये गया दिमाग में, एकदम ईजी सिंपल। तो यही जो मैंने पूरा समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, उसको रीड करना, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल उन्होंने दिया sp में 50% s कैरेक्टर, 50% p, कॉमन सेंस ना, sp एक s है एक p है, 50-50। sp2 में क्या होगा, टोटल 3 थे s, उसमें से ये था एक था, तो 33% s कैरेक्टर होगा यार, तो कोई भी बता देगा, लिखा ही नहीं है लोग ने, वाह। ओके खैर कोई बात नहीं, लिख देंगे अपन। और एक चीज, ज्योमेट्री मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताई थी, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। sp3 में टेट्राहेड्रल, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनार, सारे एल्कीन्स में ट्राइगोनल प्लेनार, एक ही प्लेन में 3 बॉन्ड, ट्राइगोनल प्लेनार। और sp में ठीक है sp 50% s कैरेक्टर, sp2 33.3% s कैरेक्टर, और sp3 में कितना होगा 25%, अगेन कॉमन सेंस, 75% p, 25% s। बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रॉन का 109, ट्राइगोनल का 120 और लीनियर का 180, ये भी पता है। तो ये जो मैं यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, ये डायरेक्ट आपको एमसीक्यूज में आएगी, ये नहीं आता तो फिर नहीं सॉल्व कर पाओगे, कुछ भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। फिर ये मत बोलना कि सर ये चैप्टर डिफिकल्ट है। ट्राइगोनल प्लेनर 120 और sp यानी कि लीनियर यानी कि 180, ये इतना तो बेसिक आना ही चाहिए। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंपल। अगेन बाकी पार्ट द पैराग्राफ्स यू कैन रीड, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही वहां पे आपको मिलेगा। विद लोन पेयर भी समझा दिया आपको, विद लोन पेयर भी समझा दिया। अच्छा, फिर उन्होंने वापस उसको रिपीट किया। ये चैप्टर में बहुत जैसा थियोरेटिकल इतना ज़्यादा ये किया है ना, फिर से sp3 इन इथेन, sp2 इन इथेन जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, एंड क्या होगा sp इन इथाइन, ऑर्गेनिक के हिसाब से समझा है। फिर फंडा सेम, 3 ये डिटेल में किए, ये 3 डिटेल में किए। बाकी जो जैसा मैंने मेंशन किया कि कुछ उन्होंने सिर्फ नाम बताए, कुछ ऐसे जो हम लोग ये वाला जो पार्ट है ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज करेंगे। तो
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर में मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा, इसकी आप चिंता मत करो, है ना। इसके बाद अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑब्वियसली करने वाले हैं, तो उसमें अपन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि DsP2, sp3d, sp3d2, sp3d2, d2 sp3, स्क्वायर पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। सिर्फ इतना आपको ये फिलहाल जो है मार्क करके रखना है, इसको इसमें क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज अभी तक आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इतना डिटेल में नहीं पता, तो बाउंसर जाएगा, तो इसलिए उसको अपन बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना PCl5 और SF6, ये सब के एग्जाम्पल अपन कोऑर्डिनेशन जब करेंगे तब उसकी बात करेंगे। These are not coordination compounds. PCl5 is not a coordination compound. But to understand the geometry, we need to do थोड़ा उसका discussion. Then that time we'll understand these two. ठीक है. Last part and the most difficult theory, जो एकदम बाउंसर जाती है लोगों, but easy है देखा जाए तो, और interesting बहुत है। Last part of the chapter, that is molecular orbital theory. जैसे हर जगह दो साइंटिस्ट थे, यहाँ पे भी दो हैं, हंड एंड मुलिकन, नाम दोनों का सुना है आपने, हंड्स रूल भी किया आपने, मुलिकन स्केल भी किया है। मुलिकन्स, वो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, ये मुलिकन था। इन्होंने बोला MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। क्या है ये, समझो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बोलती है, ये हाइब्रिडाइजेशन ने कहा था कि एटम के अंदर के ही ऑर्बिटल्स मिक्स हुए। क्या बोला था? विद इन द एटम लास्ट शेल के ही ऑर्बिटल्स जो है वो क्या हुए, वो मिक्स हुए और नए ऑर्बिटल्स बनाए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में उन्होंने बोला कि जब मॉलिक्यूल बन रहा है ना, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के भाड़ में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं और खत्म हो जाते हैं और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ही नहीं, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, 4 मिलेंगे तो 4 बनेंगे, 8 मिलेंगे तो 8 बनेंगे, ऐसा लॉजिक था उनका, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट्स थे वो क्या थे भाई, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहते हैं, ना कि एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेंगे, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर। तो जैसे अभी हम लोग को ये देखना था कि CH4, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में क्या बात करते कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता, तो हम वो एटम की बात करते, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बट ये एक मॉलिक्यूल है, तो CH4 के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, वो CH4 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? CH4 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। और साथ ही साथ जिस तरह से हाइब्रिडाइजेशन में मैंने कहा था कि रैंडम कोई 1s कैनॉट कंबाइन विद 3d, इट हैज टू बी इन द सेम शेल, वैसे यहाँ पे भी है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव टू हैव कंपेरेबल एनर्जीज। ऐसे कोई भी रैंडम नहीं मिक्स होते, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप रीड करो, फालतू है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे मैंने कहा ना, n atomic orbitals combine to give same n molecular orbitals, है ना। 4 है तो 4 ही मिलेंगे, 5 नहीं मिल सकते, 3 भी नहीं मिल सकते। 4 एटॉमिक मिले तो 4 मॉलिक्यूलर मिले, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया, 2 तरीके, 2 टाइप के। पहला बोला 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक है बॉन्डिंग, दूसरा है एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूल को साथ में रखने की कोशिश करता है, एंटी बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूल को तोड़ने की कोशिश करता है। जब दोनों इक्वल होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। मॉलिक्यूल बनने के लिए बॉन्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए, एंटी बॉन्डिंग कम होनी चाहिए। कॉमन सेंस की बात है। मॉलिक्यूल को साथ में स्टेबल रहने के लिए बॉन्डिंग ज़्यादा, एंटी बॉन्डिंग कम। फिक्स बात, सही बात, ठीक है। अच्छा, बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल करता है, एंटी बॉन्डिंग तोड़ता है, मैंने अभी बोला। तो जो स्टेबल करता है उसकी एनर्जी कम और जो तोड़ता है उसकी एनर्जी ज़्यादा। कॉमन सेंस, बॉन्डिंग हैज़ लोअर एनर्जी, ग्रेटर स्टेबिलिटी,
और उल्टा एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे यहाँ वहां पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त ऑफ-बो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल सब कुछ फॉलो किया था, यहाँ पर भी हम लोग सेम सब कुछ फॉलो करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। तो अब वो बोला कि भाई वहां पर जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन से बन रहे थे, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं बाय अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO। द प्रोसेस इज LCAO, that is linear combination of atomic orbitals. Again, I'm not going into the wave mechanics, that is फालतू श्रोडिंजर इक्वेशन, ये वो सब हाई फाई बातें नहीं करनी अपने को नीट लेवल की बातें करनी। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ये है, कैसे बना, क्यों बना, समझते हैं। वेव फंक्शन क्या तेल लेने, मेरे को उसकी बात नहीं करनी है। अपन बात करेंगे सिंप्लीफाइड, वेव फंक्शन नहीं, अपन सिंप्लीफाइड बात करेंगे। कोई भी एक आइटम का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन मेरा फेवरेट है, 2,4, 1s2, 2s2, 2p2। तो इस कार्बन को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं लोअर टू हायर एनर्जी लेवल में आपको इसको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं। देखो, तो ये 1s2 हो गया, ये 2s2 हो गया, ये 2p2 हो गया। ठीक है, ओके। तो ये कार्बन के इस तरह से रिप्रेजेंटेशन। अब सेम मुझे रिप्रेजेंटेशन करनी है, समझो मुझे करनी है रिप्रेजेंटेशन नाइट्रोजन की। करनी है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन है नंबर 7, तो 2,5, तो 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, तो N7, 1s2, S2, 2s2, 2p3। अब सवाल ये कि हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की बात करें। एटम्स को तो आप आसानी से लगा लोगे ना, हम बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत ईजी, 1 2 और 3। ठीक है, पर मुझे मॉलिक्यूल बनाना है, तो मैं N2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, मैं N2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। तो N2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी अप्लाई करने के लिए N2 मॉलिक्यूल का पूरा स्ट्रक्चर समझना है, और उसमें से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन रहे हैं वो भी समझना है। तो मैं ऐसे करूँगा कि मैं इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की एक सेम टू सेम सामने दूसरी कॉपी बना, तो ये एक नाइट्रोजन है, ये एक नाइट्रोजन है। अभी तक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी बोलती थी कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट सिर्फ वैलेंस शेल ही करेगा, तो बाकी सब शेल क्या टाइम पास करने हैं, ताली बजाने आए कि अच्छा भाई आउटर मोस्ट वाला बॉन्डिंग करेगा, हम तो ऐसे ही, तो ये वाले का कोई काम ही नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं, ऐसा है क्या? नहीं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के आने से ये फायदा भी हुआ ना कि इसका भी इन्वॉल्वमेंट हुआ। कैसे? लेट्स सी। तो ये एक N7, ये एक N7। अब ध्यान से सुनना, जो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो मैं अप्लाई करके बताऊंगा। ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल था, तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये वाला और ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है ना। सो दिस इज वन एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों मिलकर, क्या बोला था मैंने, n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल मेक n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यस,
थोड़ा दूर दूर बना दिया, नीट दिखेगा। तो टोटल यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स थे, चेक करो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 बनाने हैं। तो वो 6 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, 3 ऊपर 3 नीचे। यहाँ पर 2 और 2 एक और एक 2 कंबाइन हुए तो 2 बनाने ना, 1 ऊपर 1 नीचे। सेम वे यहाँ पर 1 ऊपर 1 नीचे। क्या किया मैंने, लॉजिक क्या लगाया, सिंपल लॉजिक लगाया, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलाकर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। सिंपल। बोलोगे ठीक है भाई, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लगा के आपने 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए, ठीक है। अब उनको नाम कैसे दिया जाए, तो नाम ऐसे दिया जाए कि सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा, सिग्मा स्टार, है ना। जो नीचे वाला है वो नॉर्मल रहेगा, सिग्मा या पाई, और ऊपर वाला रहेगा वो स्टार। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, सिग्मा या पाई लिखा तो उसका मतलब बॉन्डिंग, नीचे वाला बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। नीचे वाला क्या, बॉन्डिंग, ऊपर वाला क्या, एंटी बॉन्डिंग। आसान। आप बोलोगे ठीक है, यस आसान, नो प्रॉब्लम, फाइन। अच्छा, अब टोटल N2 मॉलिक्यूल के देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप बोलोगे सर 7 और 7 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम बोलेंगे ठीक है भाई 14 इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो। पहले इसके नाम नहीं लिखते, पहले डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते। डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। देखो यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 2 मिलकर 2 मॉलिक्यूलर, फिर ये 2 मिलकर 2 मॉलिक्यूलर, फिर ये 1 2 3 1 2 3 6 मिलकर 6 मॉलिक्यूलर, 3 ऊपर 3 नीचे। सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही बना है, ठीक है, बहुत सिंपल, मस्त एकदम। अच्छा, अब फंडा क्या है, फंडा समझते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को 14 इलेक्ट्रॉन्स को डालने, तो हंट रूल क्या बोलता था और अवो प्रिंसिपल क्या बोलता था। लोएस्ट टू हाईएस्ट जाना अवो प्रिंसिपल बोलता है, हंट रूल बोलता है सिंगल सिंगल डालो फिर पैड करो। तो लोएस्ट में ये सिंगल फिर पैड, फिर सिंगल फिर पैड, फिर सिंगल फिर पैड, फिर सिंगल फिर पैड, फिर सिंगल सिंगल सिंगल, ऐसा लिखना है। चेक करते जाओ, लोअर टू हायर जा रहा हूँ मैं। पहले मैंने किस में भरा, फिर से देखो मैंने क्या किया, लोअर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सिंपल है ना। इसका मतलब कि लोअर टू हायर में गया, मैंने वो प्रिंसिपल फॉलो किया, सब कुछ फॉलो किया। आप बोलोगे हाँ बराबर फॉलो किया आपने, सब कुछ फॉलो किया सर। अब इसमें मैंने क्या बोला, जो नीचे वाले हैं बॉन्डिंग, ऊपर वाले हैं एंटी बॉन्डिंग, तो कितने बॉन्डिंग मिले, चलो देखते हैं कितने मुझे बॉन्डिंग वाले कितने मिले इस डायग्राम में। डायग्राम आपके फोकस में आ गया। बॉन्डिंग वाले को मैं येलो से मार्क कर देता हूँ, जो नीचे है वो बॉन्डिंग, ठीक है, येलो से मार्क कर दी। कितने ऑर्बिटल्स मिले बॉन्डिंग वाले, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन्स कितने, 5 डब्बे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है सर। तो ठीक है, तो 10 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है। चेक करना, फिर से देखना क्या बोला मैंने, 5 ऑर्बिटल से 10 इलेक्ट्रॉन्स आर इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो आप बोलोगे ठीक है। मैं रेड से मार्क कर देता हूँ एंटी बॉन्डिंग को, 1 और 2, तो 4 टोटल कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, एक बहुत सिंपल चीज़ जो बच्चे यहाँ पर बहुत लोचा करते हैं इस पर, ठीक है, विच आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई फॉर यू, होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। एज आई मेंशन, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, तो दिस वाज 1s, तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s ऐसा है। फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, दिस वाज 2s, तो दिस वाज 1s 2s 2p, सेम, ठीक है। अच्छा, सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पर 3 है, तो पहला वाला सिग्मा बाकी 2 पाई, पहला बॉन्ड सिग्मा बाकी 2 पाई, लॉजिकल, ठीक है। अगेन इन योर टेक्स्ट बुक इट इज ओवर कॉम्प्लिकेटेड, दे हैव redistributed these as एक
एज लाइक दिस, सिग्मा इज हायर एनर्जी, दिस इज लोअर एनर्जी, वगैरह वगैरह. ऑल दैट इज नॉनसेंस. डोंट गेट इनटू दैट. कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा. ये सिंप्लीफाइड अप्रोच रखो, बहुत अच्छा, इजी है. अच्छा, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालने का शॉर्टकट तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. 14 इलेक्ट्रॉन मतलब 3. ऑब्वियस है, कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है. बट फिर भी अगर हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के हिसाब से बताना है कि भाई 14 है तो 3 है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. वो प्रूव भी करके बताते हैं भाई, ये तो लॉजिकली with molecular orbital theory we can prove it with logic. कैसा? Let's see. ये बोलता है कि बॉन्ड ऑर्डर is equal to half of bonding electrons minus anti-bonding electrons. Simple. यानी हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितने थे हमारे पास? 10. एंटी बॉन्डिंग कितने थे? 4. तो हाफ ऑफ 6 यानी कि 3. तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3. मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बनेंगे. तो क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी? यही है ना कि आप डायग्राम ड्रॉ करो. अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप हर एक का डायग्राम ड्रॉ करोगे क्या? फालतू. अगेन ये थियोरेटिकल है. आप हर एक का डायग्राम ड्रॉ करोगे, ऐसे 15 मिनट लग जाएगा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने. उसके ऊपर क्वेश्चन को प्रैक्टिकली पूछ सकता है, आपको लगता है? नहीं. तो उसके ऊपर ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करने का. शॉर्टकट और ट्रिक्स के हिसाब से अपन बॉन्ड ऑर्डर वगैरह कैलकुलेट करके आंसर दे देने का. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये थियोरेटिकल, इसको समझ लो बस. क्या समझना है? देखो, कंडीशंस क्या थी. अभी ओवरलैप्स समझना है. ओवरलैप क्या थी मैंने ऑलरेडी ये बोल दिया और ये मार्क भी किया. ये फिर से रिपीट है, बहुत रेपिटेशन इस चैप्टर, बहुत रेपिटेशन. Combining atomic orbitals must have the same energy, common sense. They must have the same symmetry, common. जब उनके अंदर कुछ सिमिलरिटी होगी तो ही वो कंबाइन होंगे ना यार. सेम सिमेट्री होनी चाहिए, सेम एनर्जी होनी चाहिए, एंड दे मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट ऑब्वियसली, ताकि जितना ज़्यादा ओवरलैप हो उतना स्टेबल बॉन्ड बने. अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा पाई किसी भी टाइप के हो सकते हैं. बट बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो उसको कैसे? सिग्मा मतलब सिमेट्रिकल, पाई मतलब नॉट सिमेट्रिकल. तो हमने देखा सिग्मा मतलब हॉरिजॉन्टल ओवरलैप वाला था और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बन रहा था. पाई जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहा था सॉसर शेप वाली. तो ठीक है. एनर्जी लेवल डायग्राम जो मैंने अभी बनाया था उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम. तो ऐसे याद रखना कि बॉन्डिंग का मतलब सिग्मा और पाई, और एंटी बॉन्डिंग का मतलब सिग्मा स्टार और पाई स्टार. ठीक है. अब आप देखेंगे तो यहां पर उन्होंने आपको ये एक जेनरिक एग्जांपल दिया, ये फालतू है. आप स्पेसिफिक एग्जांपल ले लो, आपको समझ में आएगा अच्छे से. ये भी बहुत इन्होंने बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट किया है. नहीं करना ओवर कॉम्प्लिकेट, मैं आपको समझाता हूँ. देखो इजी वाला बताता हूँ. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल है. चलो, ठीक है. अब ये जो इन्होंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा है ये अपने को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में समझ में आएगा. ठीक है, देखते हैं. चलो, ओके.